हाँ, जैसे कि आप पूर्वावलोकन डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं। जब आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, उसके बाद ये पूर्वावलोकन को पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, नॉलेज है, वो काम आती है उसको सॉल्व करने में। ऐसे पूर्वावलोकन जो आती हैं, उस पे कमांड होनी चाहिए, अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए और करंट पे भी फोकस होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ बहुत ही काम करेगी प्रीलिम्स में। कभी फेल होते हैं लोग, तो आगे फेल होंगे तभी तो पास होने पे उसका आनंद उठा पाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यूपीपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज हमारे यूपीपीसीएस 2023 सेलेक्टेड विकास कुमार यादव सर हैं, जिनका यूपीपीसीएस 2023 में एसडीएम की पोस्ट पर 34 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। सो दोस्तों, सर ऑलरेडी 2022 में नायब तहसीलदार के पोस्ट पर सिलेक्टेड थे, हमने वीडियो बनाए भी थे। और सर की 10 दिन मात्र ज्वाइनिंग थी, उसके बाद ही तुरंत एसडीएम बन गए। सो सर, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। जी सर, कैसा लग रहा है? आप मतलब 10 ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद ही एसडीएम बन गए, कैसी लग रही फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। शुरू में तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कि इतना जल्दी मैं एसडीएम बन गया। मुझे लगा कि अभी तो टाइम लगेगा, जी लेकिन ऑल गॉड ग्रेस की बहुत जल्दी एसडीएम के पद पे चयन हो गया मेरा। जी सर, जब आपने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले उस टाइम की फीलिंग क्या थी, थोड़ा ये बताइए? उस समय फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। क्या मेरे रहा? मेरे ही बैचमेट थे, गौरव प्रताप सिंह, उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा। मैं तो नर्वस था उस समय जी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जी मुझे लगा कि कोई भी पोस्ट मिल जाएगी, जी लेकिन जब उसने बोला 34th रैंक विकास कुमार यादव, तो मैं 2 बार क्रॉस वेरीफाई किया कि नाम भी सही हो, रोल नंबर भी सही हो। जी तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। सर, अभी तक थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका एक बार फिर से बताइए कि आप एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से 6 से 12 तक, उसके बाद ट्रिपल आईटी ग्वालियर से बीटेक प्लस एमटेक ड्यूल डिग्री, जी और फिर मैंने बाजीराम एंड रवि से कोचिंग किया और जी उसके बाद सेल्फ स्टडी। ये आपका पीसीएस में कौन सा प्रयास रहा? मेरा ये तीसरा बैक टू बैक इंटरव्यू है। जी हाँ, और जिसमें लास्ट ईयर नायब तहसीलदार और इस बार एसडीएम के पद पे चयन हुआ है। जी थोड़ा सा हम सर जानना चाहेंगे कि मतलब कि यहाँ तक लगातार पहुँचते रहे, 3 बार लगातार इंटरव्यू देना बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी वगैरह के भी एग्जाम देते, केवल पीसीएस का? नहीं, यूपीएससी का मैंने 21 वाला मेंस दिया था और 21 वाला पीसीएस का भी दिया था। तो मुझे लग गया था कि पीसीएस थोड़ा क्रैक करना ज़्यादा इजी होगा और यूपीएससी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया 22-23 का अटेम्प्ट। जी जी कहाँ, यही प्रयागराज में ही रहकर कोचिंग किए थे? नहीं, कोचिंग मैंने दिल्ली से किया था। जी जब कोविड-19 आ गया तो उसके बाद मैं इलाहाबाद में शिफ्ट हो गया। जी जी सर, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि अब मात्र प्रीलिम्स के 2 महीने बचे हैं। उसके लिए क्या अंतिम समय में क्या स्ट्रेटजी बनानी होनी चाहिए? आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया? स्ट्रेटजी में तो पहले ये देखना चाहिए कि जैसे कि अगर जिनका मतलब कि पहला दूसरा अटेम्प्ट हो, तो जी अपने हिसाब से देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब कलेक्ट करना चाहिए कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। जी तो इसके लिए पूर्वालोकन जो आती हैं उस पे कमांड होनी चाहिए, अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए और करंट पे भी फोकस होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ बहुत ही काम करेगी प्रीलिम्स में। जी, आपका मीडियम सर क्या रहा? इंग्लिश माध्यम रहा है। जी सर, जैसे आपने पूर्वालोकन बताया, तो पूर्वालोकन क्या ऑल सब्जेक्ट या फिर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट? मैं तो कहूँगा कि पूर्वालोकन एक मतलब कि 8 आती हैं, जी उनमें से 5 तो कर ही लेना चाहिए। जी करेंट और स्टेट और एक आध कोई छोड़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने तो सारी की थी, जनरल साइंस, पॉलिटी, जी ज्योग्राफी, जी हिस्ट्री जी और इन्वायरमेंट। तो ये मैंने सारी की थी और 1-2 स्किप कर दिया था मैं। जी इकोनॉमी वाली स्किप कर दिया था। जी सर, जो पूर्वावलोकन की किताबें होती हैं, थोड़ा सा आप बताइए किस किस तरीके से पढ़ा जाए और कैसे, मतलब अ, आप तो अलग कुछ रिवीजन, कैसे उसे पढ़ा जाए? मेरा तो स्ट्रेटजी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता था। मैं बुक में ही मार्क कर लेता था कि कौन-सा मतलब कि मुझे हार्ड लग रहा है, मतलब रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, जी तो मैं उसी में ही मार्क कर लेता। मैं अलग से कोई नोट्स नहीं बनाता था। जी तो इसलिए मुझे आसान होता था बार-बार रिवीजन करने में जी और उससे क्या होता कि रिकॉल भी अच्छे से हो जाता था। जी
थोड़ा सा सर बात आप ये बताइए कि करंट अफेयर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, इसके लिए क्या आपने बुक रिसोर्सेज पढ़ा है? हाँ, करेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन करेंट्स के आते हैं। जी, तो इसके लिए मैंने 3-4 मैगज़ीन फ़ॉलो की थी। जी, पहले तो सबसे प्रायोरिटी पे मैंने घटनासार रखा था। जी, उसके बाद आई दृष्टि घटना चक्र, जी, और उसके बाद मैंने इंडेक्स के लिए, जैसे कि बहुत से इंडेक्सेज होते हैं, थीम्स होती हैं, जी, और जो एक सीक्वेंस में चाहिए उसके लिए मैंने सिलेक्टिवली एडुटेरिया फ़ॉलो किया था। जी, और एक आध दो कोचिंग के नोट्स जो हैंड रिटन होते हैं टेलीग्राम पे, उसको मैंने फॉलो किया था। जी, तो ऑलमोस्ट मैंने मतलब कि 4 जगह से रिसोर्स फॉलो किया था। और मेरे करंट में अच्छे खासे स्कोर रहते हैं, जी। 30 में से 25-25 सही हो सर जाते हैं। कितने समय पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से तो जुलाई से लेके फरवरी तक ऑलमोस्ट 7 महीने का कवर कर लेना चाहिए जी, अच्छे से। जी, उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो 2-3 महीना और एक्स्ट्रा कर सकते जी। हैं। और सर जो पूर्वावलोकन की आपने बताया, क्या पूर्वावलोकन के अलावा भी जो सोर्सेज आपने पढ़ा था, उसके अलावा भी कुछ सजेशन रहेगा? हाँ, जैसे कि आप पूर्वावलोकन डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं। जब आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, उसके बाद ये पूर्वावलोकन को पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, नॉलेज है, वो काम आती है उसको सॉल्व करने में। ऐसे आप डायरेक्ट पूर्वावलोकन पे चले जाएँगे तो कोहेरेंस कुछ नहीं होगा। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएँगे। जी, तो स्टैंडर्ड बुक्स मस्ट हैं, उसके बाद ही आप पूर्वावलोकन करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जी। और सर अब ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, पूर्वावलोकन के अलावा भी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन क्या टेस्ट सीरीज कितना मस्ट होता है पीवाईक्यूज और प्रीलिम्स एग्जाम में? पीआईक्यूज़ तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो पीआईक्यूज़ करना चाहिए। और मेरे ख़्याल से टेस्ट सीरीज़ का रोल है, जिनको मतलब कि लगता है कि वो टाइम बाउंड में अगर नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी कर लेनी चाहिए। जी, ये सब डिपेंड करता है पर्सनल लेवल पे कि आपको क्या चीज़ पसंद है। जी। सर प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है। प्री में थोड़ा सा ऑप्शनल एलिमिनेशन की वेरी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जिससे कई बार लगता है अब स्टूडेंट्स कंफ्यूजन भी रहते हैं कि दो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो उसमें कैसे रिस्क लेना चाहिए कि ना, कैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें? मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में तो रिस्क ले लेना चाहिए, जहाँ 50-50 का गेम हो। जी, तो भगवान भरोसे और थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग देख के मार देना चाहिए, क्योंकि आप अगर जितना कम अटेम्प्ट करेंगे उतने चांसेस कम रहते हैं। लेकिन आप ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो चांस बढ़ जाता है कि ओवरऑल आपका पॉजिटिव स्कोर रहे। तो मेरे ख्याल से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। जी। सर प्री प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो सर मेंस के लिए तो क्या स्ट्रेटजी आपके लिए, पेपर वाइज जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक? प्री के लिए जैसा कि मैंने कोचिंग किया हुआ है तो उससे एक बैकग्राउंड बन गया था मेंस का, जी, कि क्या क्या सिलेबस में है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो वहाँ के नोट्स तो ऑलरेडी थे, और जो कुछ सिलेबस का छूट गया था जी, उसके लिए बहुत सी मतलब कि मैगजीन्स आती हैं, जैसे विजन की मैगजीन आती है मेंस की, जी, और कई जगह से आते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। तो वहाँ से मैंने कलेक्ट करके नोट्स बना लिया था, तो जी। उससे काम चल गया था मेरा। जी, आप सर नोट्स बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा ये बताइए? जो मेंस के पेपर होते हैं, जैसे टाइमिंग बहुत कम रहती है, 2 घंटे की टाइम तो उससे भी कम, और प्रेशर भी एग्ज़ाम टाइम में रहता है। तो उस 2 घंटे में रिवीजन करने के लिए कैसे नोट्स बनाएँ? किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें? पहले तो आपका नोट्स एकदम कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब अच्छे तरह के होने चाहिए, सारे डायमेंशंस कवर होने चाहिए। जी, उस पे सारे टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए, हर जी, रिसोर्स देख लीजिए कहाँ से क्या बनाना है। जी, उसके बाद 2-3 रिवीजन के बाद उसको कंसाइज कर सकते हैं। जी, और मतलब कि शॉर्ट नोट्स 3-4 रिवीजन के बाद बनाना चाहिए तो जी। ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जी सर, जो थोड़ा-सा हम बात करेंगे, जैसे जीएस पेपर 4 के लिए, एथिक्स के लिए, उसके लिए क्या चीज़ आपने पढ़ा था और क्या रिसोर्सेज़ रही? GS4 के लिए तो मैंने कोचिंग मटेरियल अपना यूज किया था, जी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज किया था, तो वो रट गया था पूरा। उसके बाद मैंने घटना चक्र जो आती है एक जी, मेंस स्पेशल, उसको मैंने कवर कर लिया था। तो यूपी के जितने क्वेश्चन थे वो टैकल हो जा रहे थे। जी, तो मैंने इथिक्स के लिए तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो की, कि ज़्यादा मैंने भागा नहीं, मतलब जो था उसी से ही काम चला लिया। जी। साइंस, टेक, एनवायरनमेंट के लिए सर, उसके लिए कैसे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत ही वाइड है, वास्ट है। तो जी, इसमें क्या होता है कि पास्ट ईयर्स देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हर साल आता है, किसी फॉर्म में आता है। जी, नैनो टेक्नोलॉजी, तो इन सब पे एक नोट्स बना लेना चाहिए जी, एग्जाम्पल सहित। जी, और इन्हीं
उसके बेस्ट पे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा है तो आप पूरा कवर कर नहीं सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट एरिया देख के कवर कर लेना चाहिए। थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे जैसे सर एसे राइटिंग एक एक पेपर होता है, तो एसे राइटिंग के लिए मतलब कि अ, पैराग्राफ में लिखे कि कैसे उसके लिए कैसे एक बेस्ट आंसर एसे राइटिंग लिखने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एसे राइटिंग तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है। जी, लास्ट ईयर एसे की वजह से ही शायद मैं नायब तहसीलदार बना, बहुत लोएस्ट स्कोर था। जी, तो मुझे लगता है कि एसे में जो सबसे ध्यान देने वाली बात होती है जी, कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, जी, पैराग्राफ फॉर्म में जी, कोहेरेंस वे में ऐसे लिखना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो, तो जी, मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा इस साल मेरे कैसे मार्क्स रहे हैं। जी। अगर अच्छे आते हैं तो मैं ज़्यादा गाइड कर पाऊँगा, और प्रीवियस ईयर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पे। सर हिंदी का पेपर एक होता है, कहीं न कहीं उसमें भी अच्छे नंबर लाते हैं तो वो भी रैंक डिसाइड करता है। तो उसके लिए आपका मीडियम इंग्लिश रहा था, इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रॉब्लम भी होती है। तो उसके कैसे तैयार किए? क्या रिसोर्सेज़ उसके लिए पढ़ाते? उसके लिए तो यही है कि आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको मैंने फ़ॉलो किया था। जी, और एक प्रज्ञा प्रवाह चैनल है सीएल त्रिपाठी सर का, उनके भी थोड़े बहुत हेल्प से मैंने तैयार कर लिया था। जी, तो इन सब से हो गया था, और मेरा 6 से 12 तक हिंदी माध्यम रहा है स्कूलिंग, तो जी। वो भी एक बैकग्राउंड में अच्छा काम कर रहा था। तो आई थिंक मेरा हो गया था इसी से ही। जी, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे सर डिमोटिवेशन भी कई बार आता है। आप तो नया तहसीलदार सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन जो छात्र तैयारी करते हैं उनका नहीं होता है, तो बहुत ये होता है कि छोड़ दें, तो उसके लिए कैसे मोटिवेशन बनाए रखें? हाँ, ये तो बहुत ही मतलब कि चैलेंजिंग इशू है, जी, क्योंकि ये बहुत कम पोस्ट होती हैं और जॉब्स क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप तैयारी अपनी अच्छी रखिए, और थोड़ा बैकअप्स भी देखते रहिए कि कोई अच्छा बैकअप प्लान हो, कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस रहे कि अगर नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूँगा। जी, तो उससे ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, डिप्रेशन लेवल कम हो जाता है। जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ तो बैकग्राउंड होना चाहिए, जिससे आपको कहीं अगर नहीं होता है भाई, मतलब बैड लकली, तो कहीं पे आप स्टेबल हो सकें। जी, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। जी। सर एनसीईआरटी कितना मस्ट होता है पीसीएस एग्ज़ाम में? एनसीईआरटी का तो रोल मैं कहूँगा, शुरुआत में तो तैयारी में तो सभी पढ़ते हैं, जी, और इससे क्या होता है कि बहुत ईज़ी लैंग्वेज होती है एनसीईआरटी की, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जी। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, अगर इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो। आपने पढ़ा था सर? हाँ, मैंने पढ़ा था। मैंने तो मतलब कि बहुत अच्छे से पढ़ा था। 6 से 12 तक मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, तमिलनाडु बुक भी पढ़ी थी, तमिल 11th-12th की। तमिलनाडु बोर्ड। तो मैंने एनसीईआरटी पे अच्छा खासा फ़ोकस किया था, उसके बाद ही मैं स्टैंडर्ड बुक पे गया था। जी। और सर कुछ अपनी तरफ से सुझाव रहेगा मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग को लेके? आंसर राइटिंग बेस्ट आंसर लिखने की क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अपने आंसर को कैसे लोगों से अलग दिखाएँ? हाँ, मेरी स्ट्रेटजी ये है कि जो मेंस है वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो जी, मेंस पे ख़ास फ़ोकस ये होना चाहिए कि जो पूछा गया है जी, उसी पे आपका आंसर रिवॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि जो पूछा नहीं है उससे ज़्यादा आप कोई चीज़ लिख दे रहे हैं, जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ पूछा है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हेल्थ सेक्टर में कैसे करेंगे, जी, तो आप उसी से रिलेटेड लिखिए, ये नहीं कि अदर सेक्टर्स उसमें इंक्लूड कर दे रहे जी, हैं। तो मेरे ख्याल से इससे नंबर इंक्रीज़ होते हैं। जी। सर सोशल मीडिया कितना आपसे इसमें रिलेवेंट कर पाए? जिससे क्या होता है डिस्ट्रैक्शन भी होता है और कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अच्छी-अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। तो इसमें तैयारी में कितना हेल्पफुल रहा? सोशल मीडिया से तो दूर रहना चाहिए। जैसे कि मैं जब स्टार्ट किया था 2019 जुलाई में, जी, तो मैंने सारा सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया था। जी, और ये मैंने दोबारा स्टार्ट किया है 2021 में, जब मैं इंटरव्यू दिया था, अपना पहला इंटरव्यू। जी, उसके बाद कि मुझे लग गया था अब तो मेरी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। जी, तब मैंने ऑलमोस्ट 2 ढाई साल में डीएक्टिवेट ही रखा था, जी, और अभी तो ख़ैर यूज़ करने लगा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको जब आपको लगे कि अभी मुझे प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, उस समय सोशल मीडिया से दूर ही रहें, क्योंकि वहाँ पे बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। जी। कई चीज़ें आती हैं, रील्स आते हैं, बहुत रील्स आते हैं जहाँ देखते-देखते कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। जी सर, कोई टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल जो उस तैयारी के दौरान आपको हेल्प मिली हो या फिर वेबसाइट? हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं। हाँ, टेलीग्राम चैनल तो है, सिविल जैसे सर्विसेज है, अपडेट्स करके है, और
सिविल मुझे उतना याद आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ जो बुक्स होती हैं इन सब पे, और मैं ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल उतना नहीं रहता है, क्योंकि मुझे जब हार्ड कॉपी मिल जाती है तो उसको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। और जैसे कि शुरू शुरू में तो इंसान इनसाइट्स भी पढ़ता है, दृष्टि भी पढ़ता है, IAS बाबा भी फॉलो करता है, और कई चैनल्स फॉलो करता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ ऐसा किसी को देख के नहीं फॉलो करना चाहिए, जो आपको लगे टॉपिक सर्च मारिए, जो अच्छा लगे उससे आपको पढ़ना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन के साथ मतलब समाप्त अपनी बातों को समाप्त करें। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? हाँ, यही मोटिवेशन यही है कि यार एक बार जब सेलेक्ट हो जाओगे तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाएगी, और काफ़ी मतलब सही रहता है, और लगे रहना है। कभी होता है कि कभी फेल होते हैं लोग, तो आगे फेल होंगे तभी तो पास होने पे उसका आनंद उठा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन चलती रहती है, जैसे हार्ट बीट होती है, कभी अप जाती है कभी डाउन जाती है, तो उससे जीवन चलता रहता है। अगर वो सोचिए स्ट्रेट हो जाएगा तो आदमी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही सक्सेस एंड फेल्योर को भी देखना चाहिए कि फेल हो रहे हैं तो और सक्सेस भी पा रहे हैं, तो वो जीवन चल रहा है, उसी का आनंद लेते हुए तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए और मार्गदर्शन के लिए कि हमारे सारे छात्रों को। एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको और आपके व्यूअर्स को, जी। और मंजीत को फॉलो कीजिए, ये आपको अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स, सर ने सारी चीज़ें एक एक करके बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए। कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।